हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि वर्तमान भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ड्राइवरों के खिलाफ एक कानून बना दिया है। जी हां, मैं एक अधिवक्ता की हैसियत से, विधि शिक्षक की हैसियत से, विधि की पुस्तकों के लेखक की हैसियत से यह बात बोल रहा हूं कि वह कानून ड्राइवर्स के खिलाफ है। वो ड्राइवर हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई ट्रक चालक हो सकते हैं, कोई बस चालक हो सकते हैं, कोई ऑटो और बाइक ड्राइवर हो सकते हैं। ऐसे में इसके खिलाफ, इस कानून को हटाने के लिए बहुत सारे लोग संघर्ष किए हैं। उसमें एक संगठन संघर्ष कर रहा है और उस संगठन के लोग आज हमसे मिलने आए हैं। यह चाहते हैं कि इनकी आवाज आप सब तक पहुंचे, खासकर जो ड्राइवर भाई लोग हैं उन तक पहुंचे। यह संगठन है वाहन चालक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। यह एक संघ है, यह ड्राइवर्स के कल्याण के लिए बना हुआ है, रजिस्टर्ड है और आप सब उसके पदाधिकारी हैं। अभी ड्राइवर्स के लिए लड़ाई लड़ने के कारण इस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र यादव जी को आजमगढ़ में एसटीएफ ने उठा लिया था और इनको हवालात में रखा, इनसे पूछताछ की, बहुत तरह तरह से छानबीन की। जब इनके खिलाफ कहीं कोई सबूत उनको नहीं मिला, कुछ गलत करते ये नहीं दिखे और इन्होंने बहुत दमखम से अपनी आवाज रखी कि ये लोकतांत्रिक अधिकार के तहत ड्राइवर्स के कल्याण के लिए आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर इनको रिहा कर दिया गया। तो इस संदर्भ में आगे हम आप सबसे बात करेंगे। इससे पहले इनका परिचय हो जाए, मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। मैं वाहन चालक कल्याण एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव आजमगढ़ से। जी। वाहन चालक कल्याण संगठन राष्ट्रीय सचिव आलम चौधरी मेरठ से। मेरा सभी भाइयों को प्रणाम, नमस्कार। मैं वाहन चालक कल्याण संगठन राष्ट्रीय कानून मंत्री कैलाश प्रसाद गौतम, जो कि मैं मथुरा से बिलोंग करता हूं। मैं वाहन चालक कल्याण संगठन की ओर से सदस्य पद पर कार्यरत विजय शर्मा। मैं सीतापुर से हूँ। वाहन चालक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जहांगीर शाह मेरा नाम है, जिला अध्यक्ष के पद पर मैं तैनात हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने उस विषय पर, उस लड़ाई के बारे में, उस योगदान के बारे में जिसको करने की कीमत चुकानी पड़ी है हवालात में रहने के रूप में। चालक कल्याण संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव जी आजमगढ़ से हमारे पास आए हुए हैं, तो हम इनके मुंह से ही जानेंगे कि आपके साथ क्या हुआ था। अभी 3 जनवरी को भारत के तमाम यूनियन संगठन के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे एक सरकार को ज्ञापन देने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे। तकरीबन 80 संगठन। ये जो ड्राइवर्स के खिलाफ काला कानून आया उसको वापस लेने। हाँ, जो हिट एंड रन कानून बना है जी, इसके खिलाफ में और सरकार को एक दिशा निर्देशित करने के लिए, मतलब कोई इस पर विचार किया जाए, बदलाव किया जाए। तो उसमें मैं गया था, लेकिन मैं अपना पैड वहां पे नहीं दिया था केंद्र सरकार को। वहाँ संगठन के माध्यम से जो उन लोगों ने मुझे बुलाया था कि मैं एक इस संगठन का मेन मुखिया हूँ, इसका संचालन करता हूँ, तो वहाँ पे जाकर के मैंने अपनी कुछ बातें रखा मंच पे। और फिर मैं 4 जनवरी को गाजियाबाद जनपद से पैदल यात्रा करके लखनऊ पहुंचा 7 तारीख को। अच्छा, आपने पदयात्रा भी की है? हाँ। तो आपका पूरा संगठन किया है? हाँ, हमारे संगठन के पदाधिकारी थे, तमाम जिलों में जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो जुड़े हुए सदस्य हैं, उन लोगों से मिलते हुए और सबसे बातचीत करते हुए हम लखनऊ 7 जनवरी को पहुंचे, क्योंकि हम विधानसभा तक जाना चाहते थे। हमारे माननीय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यालय तक उनसे हम मिलना चाहते थे कि सर, केंद्र में सरकार है आप दोनों की, यहाँ से भी है वहाँ से, तो हिट एंड रन कानून के मामले में कम से कम उत्तर प्रदेश की तरफ से आप कुछ हम लोगों की मदद सहायता करें। तो हमें हमारे जो रैली थी, जो हमारा पदयात्रा था, वहीं द्वारिका मेट्रो स्टेशन के नीचे ही रोक लिया गया। तमाम आला अधिकारी वहां पहुंचे, आगे नहीं जाने दिए। आगे नहीं, जो हमारे यहाँ के लखनऊ के एसपी साहब हैं वो पहुंचे, तो उनसे हमारी काफी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा, हमें भरोसा दिलाया कि आप अपना ज्ञापन हमें दे दीजिए, जो माननीय सीएम साहब को आप कहना चाहते हैं वो आपकी बात हम पहुंचा देंगे, उनको उस पर विचार करना ना करना आपको मैसेज मिलेगा। तो भाई, प्रशासन तो प्रशासन, यदि हमसे आप एक मुख्य अधिकारी के रूप में जवाब हमसे ले रहे हैं तो हमें भरोसा भी करना चाहिए। हमने वहाँ पे ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन दे करके फिर हम वहाँ से रिटर्न अपने आजमगढ़ निकल गए और जो हमारे कार्यकर्ता या तमाम पदाधिकारी थे अपने अपने मंजिल पे गए। तो
2-4 दिन बीतने के बाद में तो लखनऊ एलआई इंस्पेक्टर का हमारे पास फोन आया कि आप आगे करना क्या चाहते हैं। हमने कहा अभी तो कुछ करने का विचार नहीं है, क्योंकि हम सरकार को अपनी मांगों को दे चुके हैं कि सरकार इस पर विचार करे, कानून को वापस ले या संशोधन करे। क्योंकि भाई हिट एंड रन कानून में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके भागता है तो सरकार सजा देगी, और यदि वहां रुकता है ड्राइवर तो आम पब्लिक उसे मार देगी। मार देगी। तो इस मामले को लेकर के हम लोग सरकार के सामने सुझाव रखें कि इसको थोड़ा संशोधन किया जाए, बदलाव किया जाए। तो इन सब के बारे में जो एलआई इंस्पेक्टर हमसे बात करते थे, तो आपकी अगली प्लान क्या है, प्लान हमारी क्या है, जब हमने आपको सुझाव दे दिया है इस पे थोड़ा संशोधन करें। सन 2017 से मैं वाहन चालक कल्याण संगठन एसोसिएशन को संचालित कर रहा हूँ। ये संगठन आपका कब से बना हुआ है? सन 2017 में। अच्छा, ये संगठन 2017 में रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड हुआ। तो तब से मैं ड्राइवर साथियों को जगाना, ले चलना, किसी के साथ कहीं अभद्रता हो रही है उसके लिए लड़ना, अधिकारियों से बात करना, या कहीं उनकी स्टेपनी चोरी हो गई या डीजल चोरी हो गया या गाड़ी खराब है रास्ते में, तो उसको किस प्रकार की मैं सुविधा दे पाऊं। तो जो तमाम कार्यकर्ता या संगठन के लोग जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से, जैसे हमारे राष्ट्रीय कानून मंत्री कैलाश प्रसाद गौतम जी हैं। तो ये जो आपको गिरफ्तार किया गया है, उसमें कैसे आपको गिरफ्तार किया गया, क्या हुआ? देखिए, मैं तो घर पे अपने लेटा हुआ था अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। क्या टाइम हो रहा था? तकरीबन 8:30 रात को 8:30। हाँ, तो इस समय तो अच्छा गांव की बात है कि शहर? नहीं, गांव की बात। तो गांव में तो रात ही हो जाएगी 8:30 बजे। जी, देहात में। तो जो कि मेरा गांव भी, घर भी मेरा गांव में है, मैं गांव से किसान संबंधित हूँ। तो अभी हम लोग सभी वहीं से आ रहे हैं। हाँ। तो वहां पर अचानक कम से कम 20 से 22 पुलिसकर्मी एक साथ आए। तो मैं अंदर, बिल्कुल अंदर घर में लेटा हुआ था, और मेरे बच्चे बोले कि पापा पुलिस। और आज तक जो कि मैं, मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन भी कहीं झूठ में नहीं, कहीं कोई गलत में भी नहीं दिया है थाने पर। तो मैं सोचा कि अचानक मेरे घर पुलिस। तो तब तक मेरा बच्चा जब इस तरह से बोला, तो तब तक वो बगैर सोचे समझे मेरे घर के अंदर प्रवेश करके अंदर कोठरी में प्रवेश कर गए। हमको बता रहे हैं कि यहाँ छुप रहा है। मैंने कहा सर, छुपने की क्या सी बात है, आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताएं, मैं बाहर चल रहा हूं। तो मेरा एक हाथ इधर एक पुलिस वाला, एक हाथ इधर एक पुलिस वाला पकड़ा। मुझे कपड़े तक नहीं बदलने दिया गया, कपड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा, जैसे क्राइम को उठाया जाता है, जो एक माफिया होता है, आतंकवादी जैसे उठाया जाता है, उस प्रकार से मुझे उठाया गया। मेरे बच्चे जब कभी पुलिस नहीं देखे, परिवार पुलिस नहीं देखे, लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। और उस समय वो लोग थोड़ी सी अभद्रता भी किए मेरे परिवार के साथ में, अपशब्द बोले। तो थाने पे ले गए, वहां कुछ बातचीत नहीं हुई। फिर वहां कौन सा थाना? आजमगढ़ में जो मेरा थाना पड़ता है, अहिरौला थाना। तो वहां से मुझे ले जाया गया आजमगढ़ कोतवाली में। आजमगढ़ कोतवाली में जब मैं गया तो वहां पर पता चला मुझे कि सीआईडी इंस्पेक्टर आए हुए हैं, या और उनके पास साथ एक और अधिकारी थे। तो मुझसे इसके बारे में जानकारी ली, पूछताछ की गई कि आप संगठन कितने दिन से चलाते हो, कैसे चलाते हो, आपके परिवार कैसा है, परिवार के बारे में जानकारियां। हाँ, तो आपके घर के अंदर चले गए और वहां से आपको उठा लिए। रास्ते में आपसे कोई वैसी बात तो नहीं की है, लेकिन बताए भी नहीं कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं, ये कोतवाली जब आप पहुंचे हैं तो वहां सीआईडी इंस्पेक्टर भी, आपको लगा कि कोई सीआईडी इंस्पेक्टर? जी, नहीं, उन्हें मेरे सामने, जो मेरा थाना अहिरौला है, वहां पे एसएचओ से बात वो किए, क्योंकि मेरी मोबाइल घर पे ही रह गई थी। मेरी मोबाइल ले लो, मतलब लेना चाहते थे, उसमें इंक्वायरी करना चाहते थे। तो वहां पे जब बात हुई, जब उन्होंने अहिरौला थाना एसओ जी से जब बात की तो बताया कि मैं सीआईडी इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, इनकी मोबाइल मंगवाया जाए घर से। तो तब मुझे पता लगा कि एक सीआईडी इंस्पेक्टर हैं और एक उनके साथ में कोई और अधिकारी था, उसके बारे में नहीं जानकारी हुई। तो मुझसे तमाम तरीके की बातचीत हुई, संगठन आप कैसे चलाते हो, कब से बनाए हो, आपके परिवार में कौन कौन है, तो तरीके से बात हुई। तो मैंने सारी बात की जानकारी दिया। जानकारी देने के बाद में फिर वो वहाँ से रात को 2 बजे तक ये सिस्टम चला। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। तो फिर मुझे वहाँ से, जब मैं निर्दोष पाया गया, तो मुझे थाना अहिरौला लाया गया, और वहाँ से फिर मुझे मेरे परिवार को बुला करके मुझे हैंड ओवर कर किए लोग, और फिर वहाँ से मैं निकल पड़ा लखनऊ के लिए। तो कुल कितनी देर तक आपको हिरासत में रखे हैं? मुझे हिरासत में रखा गया तकरीबन 12 से 14 घंटा के आसपास। 12 से 14 घंटे के आसपास, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेसिकली वो आपके साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किए, आपको गिरफ्तार तो हम नहीं कह सकते, हिरासत में लेना कहेंगे इसको,
हिरासत में आपको इसलिए लिए थे क्योंकि आप वहां दिल्ली में जंतर मंतर में भाग ले रहे थे, ड्राइवर्स के खिलाफ बने कानून को वापस दिलाने के लिए लखनऊ में आपने आंदोलन किया था, तो इसी वजह से आपको तलाश रहे थे। क्या उन्होंने कोई राजनीतिक सवाल भी किया? हाँ, हमसे उन्होंने पूछा कि क्या आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या किसी सांसद या विधायक का आपके पीछे हाथ है, आपको इनकम कहाँ से मिलती है जो संगठन चलाते हैं। जो कि हमारे तमाम आलाधिकारी इस बात को जानते हैं कि कोई 100, कोई 50, कोई 200 करके सहायता मिलती है, तो उसी से हम यूनियन को आगे बढ़ाते तो हैं। ये सहायता तो आपके यूनियन के मेंबर्स देते होंगे ना? जी जी। कोई पार्टी, कोई सपा बसपा कांग्रेस? नहीं, अब तक तो हमारा किसी से कोई रिलेशन नहीं रहा, ना तो मैं किसी पार्टी में कभी गया। अच्छा, तो मैं दर्शकों से चाहूंगा कि आप सब भी इस बात को जानिए कि प्रायः आप लोग, हम सब जब सरकार की आलोचना करते हैं, क्योंकि सरकार की आलोचना करना नागरिक का एक नागरिक कर्तव्य भी है, और सरकार चाहे कोई भी हो, तो हम सब जब सरकार की आलोचना करते हैं तो अक्सर आप लोग पूछ देते हैं कि कौन सी पार्टी फंड कर रही है। कोई पार्टी अगर फंड करेगी तो सरकार पूछताछ करवा देगी। ये जरा ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए कि कोई पार्टी के फंडिंग के लिए या पैसे के लिए वीडियो नहीं बनाता है या बात नहीं करता है या आंदोलन नहीं करता है, बल्कि जनता के अधिकारों के प्रति एक जज्बा है, एक जागरूकता है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। और एक बात मैं और बताता चलूं कि मैं इस चीज से सीख लिया। मैं सन 2011 में मेरे परिवार में भी ड्राइवर हैं, मेरे भाई साहब ड्राइवर हैं, आज भी ड्राइवरी करते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, ट्रक। मैं उन्हीं के साथ ट्रेनिंग लिया सन 2011 में, और 12 से मैं ड्राइवरी करने लगा। तो मैं जब देखा रोड पर चल करके कि मेरे ड्राइवर समुदाय का क्या हाल, क्या कंडीशन है, हर प्रकार से उनका शोषण होना, हर जगह उन्हें अपमानित करना, और उस अपमानित के पीछे का जो खलनायक बैठा हुआ है, खलनायक की मैं तलाश किया, तो मुझे लगा कि ये असहाय समाज है जिसकी कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं। समझिएगा, हमारे देश में एक व्यवस्था चल गई है कि हम लोग सभी समस्याओं के लिए जाति और धर्म को दोषी मानने लगे हैं। कुछ तो हमारे ऐसे अधिकारी हैं कि जो अपने सामने की परोसी हुई थाली जो खाना की है वो दूसरों को खिला देते हैं। वो भी इसी भारत के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनका मैं अपने वाहन चालक संगठन की तरफ से चरण स्पर्श करता हूं, और सदा उन जैसे महानुभावों का, उस सिपाहियों का चरण बंदन करता रहूंगा कि जो हमारे लिए इतनी अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन जो उस समाज में शरारती तत्व बैठे हुए हैं, जो भक्षक बनकर बैठे हुए हैं, जो राक्षस के रूप में, उनके लिए तो मैं कहूंगा कि आपके लिए सुरेश चंद्र यादव लड़ाई लड़ने के लिए चट्टान की तरह खड़ा है। बिल्कुल आगे की योजना हम बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं वो आपके हित में ही बना रहे हैं, पर जो आप भ्रष्टाचार के साये में लिप्त हैं, उस पर्दा को उठा करके आपको नग्न करेंगे हम, नग्न करके, और आपको उसी न्यायपालिका के कटघरे में खड़ा करेंगे जहां पूरे भारत के लोकतंत्र के तहत हर व्यक्ति को न्याय मिलता है। वहीं से हम पूरे ड्राइवर समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे, इन भ्रष्टाचारियों की चंगुल से छुड़ा करके। तो आपके समझ से ड्राइवरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी ड्राइवरों की समस्या है कि रोड पर चलते वक्त वो अपने परिवार से जब जाते हैं मिलकर के कब बिछुड़ जाएंगे, इसका कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। तो खतरा किससे, एक्सीडेंट से होता है या पब्लिक से भी होता है? खतरा दोनों से है, क्योंकि ड्राइवर एक ऐसी जिंदगी है कि वो बिल्कुल टेंशन में है, हर समय चौकन्ना रहना उसको। नहीं, टेंशन इसलिए है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। क्योंकि किसी ड्राइवर का वेतन है 2500 से 3000, किसी ड्राइवर का वेतन है 5 से 6000, बहुत हद से ज्यादा वेतन अगर किसी भी ड्राइवर का होगा तो 12 से 15 हजार के अंदर ही है। आज हम यहीं से एक बात पीछे की छेड़ देते हैं कि कोरोना महामारी में कुछ लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए, जैसे डॉक्टर साहब लोग मरीजों का इलाज किए, सफाई कर्मी सफाई का काम किए, पुलिस वाले हैं जो अपने सुरक्षा का काम किए, ड्राइवर जो हैं वो अपने आवागमन को बना के रखे, ऑक्सीजन पहुंचाना, दवा पहुंचाना, दूध, सब्जी, मसाला, कपड़ा, जो भी जरूरत की चीजें रही, पेट्रोल डीजल, ड्राइवर सभी चीजों को प्रोवाइड कराते रहे। लेकिन वहां पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक चूक कर गए। हमें लगता है कि ड्राइवरों से उनको भीड़ा है। नहीं, ये तो बड़े दर्द की बात है कि सबको आपने धन्यवाद दिया और सड़कों पर चलने वाले सैनिकों को आप भूल गए। तो आप इस संगठन के जरिए ड्राइवर्स की किस तरह से मदद कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, भारत की सीमा कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, और वाहन चालक संगठन से कोई उत्तर प्रदेश के ही नहीं लोग नहीं जुड़े हैं, महाराष्ट्र से लेकर के जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्य से जुड़े हुए हैं। तो
हम इसमें चाहते हैं कि अधिवक्ता संघ को भी साथ लेकर चलें, जिसमें कि किसी भी प्रांत में अगर कहीं ड्राइवर को किसी प्रकार की असुविधा होती या कानूनी प्रक्रिया या एडवोकेट की सहायता या वकीलों की सहायता जरूरत पड़ती है, तो एक वकील समूह भी हमारे साथ जुड़े। मतलब ड्राइवर्स को के कानूनी अधिकारों का कहीं हनन होता है, कहीं उनके ड्राइविंग के नाते उन पर केस होता है, तो आप अपने संगठन की ओर से ड्राइवर्स को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए वकीलों की सहायता चाहते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा विचार है आपका। तो इसमें जब हमारे 7 अधिवक्ता जुड़े रहेंगे तो किसी भी जिले में, किसी भी प्रांत में रहेंगे, किसी भी प्रदेश में, तो वहाँ हमारे माध्यम से अगर हमारे ड्राइवर किसी भी साथी किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो अगर किसी के द्वारा अगर सहायता अच्छी बेहतर अगर सुविधा मिल जाती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं आपके अधिवक्ता समाज को कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसमें आप लोगों का सहयोग योगदान हमको मिले, तो हम सदा आप सभी का आभारी रहेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, बहुत अच्छा आपकी सोच है, बहुत अच्छी आपकी सोच है। मैं स्वयं ये चाहता हूं कि सबसे कमजोर ड्राइवर मुझे दिखता है सड़क पर, खासकर मालवाहक गाड़ियों के ड्राइवर, जिनके बारे में लोग जानते हैं कि इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, एक मजदूरी कर रहे हैं बैठकर, तो उनके अधिकारों पर तुरंत हमला करते हैं पब्लिक में से भी कुछ लोग और कुछ सरकार के अधिकारी, खासकर पुलिस अधिकारी, आरटीओ वगैरह। तो अगर ऐसा कभी कुछ होता है कहीं, तो अधिवक्ता के नाते हम अपना संगठन की सहायता आपको देने के लिए एक व्यवस्था बनाएंगे आपके संगठन के साथ। हम इस संगठन के साथ जुड़ करके आप ड्राइवर भाइयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करा सके ठीक मौके पर, इसके लिए प्रयास करेंगे। मैं चाहूंगा गौतम जी आप भी कुछ अपनी बात रखें। हाँ सर, मेरी एक आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक एक ही बात पहुंचाना चाहता हूँ। क्या क्यों सरकार जो है ये ड्राइवर को क्यों भूल रही है, जब हम जानते हैं एक किसान के 2 बेटे होते हैं। एक बेटा हमारा सरहद पे अपने देश को बचाने में लगा हुआ है, दूसरा बेटा पूरे देश को, मतलब जब से हमारे बच्चे का जन्म होता है और जब से लेके आखिरी मतलब मरण तक हर पॉइंट पर ड्राइवर काम में आता है। तो मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि मैं सरकार को ये पूछ रहा हूँ कि सरकार तुम क्यों ड्राइवरों की मिट्टी खराब कर रहे हो, क्यों ये कानून लाए, जब हर पल पानी, दवाई, गोली, राशन इत्यादि सब चीज़ जब ड्राइवर के माध्यम से ही काम होता है, तो फिर इतना बड़ा कानून ड्राइवर के ऊपर लागू क्यों किया गया। मैं ये अपनी सरकार से निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और बस इतना है सर, क्योंकि अभी इन्होंने जो लगाया है भाई, अब ड्राइवर अगर रोड पर रुकता है तो पब्लिक मार देगी, ये सब जानते हैं सब। एक अगर मारेगा तो सभी मारते चले जाएंगे, वो मर जाएगा। अगर हमारा चालक भाई अगर सरकार की हेल्प लेने के लिए जाता है तो सरकार क्या कर रही है, हमारा 10 साल का सजा बोल रही है और 7 लाख का जुर्माना दे। तो अगर इतना ही पैसे वाला ड्राइवर होता तो वो ड्राइविंग क्यों करता? अरे 10 साल की सजा तो जब दोषी पाया जाएगा तब होगी, पहले तो वो जेल में चला जाएगा। हाँ, उसकी जमानत कराइए जी, तो वो नौकरी करेगा या जमानत कराएगा? घर में कितने पैसे हैं? क्या है, जमानत भी नहीं होनी है, ऐसा कानून लाया गया है। ये गैर जमानती केस है ये, हिट एंड रन कानून, जो कि इसमें फिर जमानत भी ड्राइवर की नहीं होगी, 10 साल के लिए अपने परिवार से दूरी हो जाएगा। और इसके पास जो इसके ऊपर जो बड़ा जुर्माना लागू किया जाएगा, तो पता नहीं कितने लोगों के पास घर तो है ही नहीं, किराए पर रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं। इसमें सुरेश जी और गौतम जी, मैं आपको एक और बड़ी चुनौती की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा जी, कि कोई भी जो कानून बनता है, किसी भी कार्य को अपराध घोषित किया जाता है, तो प्रायः वह वही होता है जहां वह व्यक्ति है जी। लेकिन जब ड्राइवर पर कानून लागू होता है, तो ड्राइवर अपने घर से चला 1000 किलोमीटर दूर है, अगर वहां वारदात हो गई तो केस वहीं के थाने में, उसी जिले में, उसी राज्य में लिख दिया जाएगा और वहां की जेल में वो बंद हो जाएगा। अब आप मान लीजिए कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं और आप जाकर के कहीं मध्य प्रदेश में सतना में कहीं बंद हो गए, तो आपका परिवार वहां तक कैसे जाएगा वकील करने, जमानत कराने? जमानतदार कहां से लाएगा वहां? तो ये सब चीज माननीय गृह मंत्री जी ने नहीं सोचा, बगैर सोचे समझे कानून को लाए हैं। हमें लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी को जो सलाह देने वाला व्यक्ति है वो गलत सलाह दे रहा है, या उनका इरादा तो हिट एंड रन के लिए था, खासकर जो लोग कार वगैरह से महंगी गाड़ियों से चलते हैं और मारकर भाग जाते हैं उनके लिए था। जैसे कि हम एक उदाहरण हेमा मालिनी जी का ले सकते हैं कि जिनके गाड़ी से धक्का लगा, एक बच्ची मर गई थी और हेमा मालिनी जी दूसरी गाड़ी बुला के निकल गई वहां से। तो कानून का दोष तो उन्हीं पर है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जब इन्होंने केवल वाहन चालक लिख दिया, तो सबसे ज्यादा इसमें जो सबसे कमजोर है उसी को फंसने का अंदेशा हो जाएगा। अगर 4 व्हीलर से और यदि 2 व्हीलर वाला मर गया तो सजा जो है 4 व्हीलर वाले को होगी,
और अगर मान लो बस हो गया या चाहे ट्रक हो गया, अगर उससे 4 व्हीलर वाले का एक्सीडेंट हो गया तो बस चालक, ट्रक मतलब हम सड़कों पर जब चल रहे हैं तो न केवल एक्सीडेंट का खतरा है, बल्कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो कानून में फंस जाएंगे भी खतरा बढ़ गया। अच्छा, ये उम्मीद करता हूं कि वाहन कल्याण संघ के पदाधिकारियों के माध्यम से जो आपको बात पहुंची है वो आप सब सुने होंगे, और आपके हक के लिए यह संगठन लड़ रहा है। अधिवक्ता समाज के ओर से मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम आपके ड्राइवर्स की कानूनी लड़ाई के लिए आपके साथ खड़े होंगे। आप सभी को सादर नमस्कार।